बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 12th केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली स्कोरिंग है और इसमें हमें ये चीज समझ नहीं आती कि यार ये फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से बड़े सवाल आते हैं, ये क्या होता है, और ये जो फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता, बड़ा कंफ्यूजन होता है। OH कभी नीचे आ जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, क्या हो रहा है ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और अगर आपको बाकी के चैप्टर देखने, वो भी हमारे पिछले जो चैप्टर्स है जो ऑर्गेनिक है वो कवर हो चुके हैं, वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। तो यार देखो, जो पीसीबी वाले बच्चे हैं उनके लिए तो बड़ा आसान होगा, क्यों? क्योंकि उनकी तो 11th क्लास में बायोलॉजी और 12th में बायोलॉजी है। लेकिन जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनको बड़ी दिक्कत होगी। तो भाई पीसीएम वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि आपको इस चैप्टर में एक अलग सी फील आने वाली है, जो मैं इस चैप्टर में आपको दिलाने वाला हूं। होता है वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें ना हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जो विटामिन और एंजाइम्स है, इन सबको हमें डिटेल में देखना है। जबकि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो है ना उसको बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो उसको अच्छे से देखेंगे और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन भी वहीं से आते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट होते क्या? अब कुछ लोग क्या बोलेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, कार्बोहाइड्रेट मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, बट ये हमेशा सच नहीं होता। एक्चुअल जो इसकी डेफिनेशन है केमिस्ट्री के हिसाब से, भाई अब बड़े हो गए हो तो डेफिनेशन चेंज करो अपनी, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होता, ये एक्चुअल में होता है ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब देखो नाम एक एक करके डिकोड करेंगे फिर समझ आएगा। देखो ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जब जो प्लेन पोलराइज लाइट होती है ना उसको रोटेट कर देते हैं तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली यानी बहुत सारे, हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप होंगे बहुत सारे, उसमें स्ट्रक्चर दिखाऊंगा तो आपको इससे समझ आएगा। एल्डिहाइड उसमें होता है और कीटोन भी होता है। या फिर अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं, और इट कैम आफ्टर हाइड्रोलिसिस, यानी कि अगर मान लो किसी का भी कोई मॉलिक्यूल उसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, अगर मेरे को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिल रहा है तो मैं कह दूंगा कि वो जो है कार्बोहाइड्रेट है। अब इसका जनरल फॉर्मूला इन्होंने बोला है CxH2O होल ट्वाइस Y, बट ये हमेशा सच नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक फॉर्मूला लेता हूं आपके सामने, मान लो मैंने लिया एसिटिक एसिड, देखो CH3COOH, देखो यहाँ पे लिखा है नॉट ऑलवेज ट्रू। तो अब इसमें ध्यान से देखना, एक दो कार्बन है और दो ऑक्सीजन है ना, और 3 और 1 4 हाइड्रोजन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, देखो ध्यान से, C2 दो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं 4 और ऑक्सीजन कितने हैं 2। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं C2H2O और बाहर 2, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बट कमाल की बात यह है पर ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, ये तो बस ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये एसिटिक एसिड हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब देखो जरूरी नहीं कि ये फॉर्मूला ना फॉलो कर रहा हो कोई, मतलब ये फॉर्मूला कोई फॉलो नहीं कर रहा इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा। भाई देखो एग्जांपल देखो, रेमनोज, तो रेमनोज में क्या होता है, देखो फॉर्मूला देखो, C6H12O6 होना चाहिए बट O5 है यहाँ पे, तो क्या भाई ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है? है, कार्बोहाइड्रेट है ये। तो ये जो एक्सेप्शंस है आपको याद रखना है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है, इसलिए याद रखना है। अब जो ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनका क्लासिफिकेशन करने का बहुत तरीका है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर अपने दोस्तों का क्लासिफिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? दोस्त दोस्त अलग अलग तरह के होते हैं। पहला वो जो हमारा मुसीबत में साथ दे और वो जो मुसीबत में साथ ना दे। दूसरा अगर क्लासिफिकेशन करोगे दोस्तों का तो कैसे करोगे? दोस्त वो जो घर के दोस्त हैं, गली के दोस्त हैं, और दोस्त वो जो स्कूल के दोस्त हैं। तो अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर रहे हो कि दोस्त को, तो कार्बोहाइड्रेट को भी अलग अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। तो अगर टेस्ट के हिसाब से मैं क्लासिफाई करूं तो दो तरह के होते हैं, सुगर्स और नॉन सुगर। सुगर यानी मीठे होंगे, नाम तो खुद ही बता रहा है, सुगर मतलब चीनी होता है हिंदी में, है ना। तो सुगर यानी जो मीठे होंगे, लेकिन नॉन सुगर वो जो मीठे नहीं होंगे, यानी टेस्टलेस होंगे। तो अगर हम देखें सुगर कौन से होते हैं, तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, सोल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। भाई चीनी जो है, चीनी घुल जाती है कि नहीं वाटर के अंदर, तो ये भी घुल जाएगा सुगर्स। और इसके एग्जांपल्स क्या? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज। सुक्रोज का एक सेकंड नेम है, जैसे अपने दोस्तों का नाम नहीं होता, जैसे मान लो किसी का नाम है दीपक कुमार तो हम शॉर्टकट में कहते हैं और डीके, तो ऐसे ही सुक्रोज का दूसरा नाम भी है केन सुगर। और अगर नॉन सुगर की बात करें तो अमोर्फस सॉलिड होता है, टेस्टलेस होता है, कोई टेस्ट नहीं है इसमें, नॉन सुगर है ना, नॉन सुगर में कहां से टेस्ट, और इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। बेसिकली इसमें क्या होता है ना, पॉलीसैकेराइड आते हैं। अब पॉलीसैकेराइड क्या होता है आगे बताऊंगा। अगर हाइड्रोलिसिस के बेस पे क्लासिफिकेशन देखे तो कैसे, अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है, अगर मान लो मैंने उस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा तो टूटने के बाद उसके कितने टुकड़े बनेंगे, भाई उसके हिसाब से डिफाइन किया गया है हाइड्रोलिसिस अकॉर्डिंग। मतलब तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं कितने टाइप के? पहला मोनोसैचराइड। देखो जब पता है, जब मैं 12th क्लास में था ना, तो मैं इसको ना पहली बार देखा, मेरे टीचर पढ़ा रहे इसको,
तो वहां पे लिखा हुआ था सैचराइड करके, बार बार लिखा है सैचराइड सैचराइड। देखो ये सैकराइड होता है मुझे पता है, लेकिन वहां पे जब नहीं पता था ना, जब तो 12वीं क्लास में था मैं, तो सैकराइड सैकराइड नहीं पढ़ रहा था मैं, इसको पढ़ा था सच्चा राइड, सच्चा राइड। मतलब मैंने कहा ये तो सही है यार, सर तो राइड करना सिखा रहे हैं कि राइड कैसे करें। अच्छा मतलब मोनो नाम की कोई बाइक है उस पर राइड करना सच्ची तरीके से, ओलिगो नाम की बाइक पर राइड करना सच्ची तरीके से, पॉली नाम की बाइक पर राइड करना सच्ची, ये ऐसे मैं सोचता था 12th क्लास में। चलो छोड़ो, अब देखते हैं हम यहाँ पे, अब तो हम बड़े हो गए ना, तो देखते हैं इसको। तो ये मोनोसेकेराइड है, तो मोनोसेकेराइड है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट होता है, मतलब कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो भाई कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब यही है जो है, छोटा यही है, इससे छोटा और कुछ नहीं कर सकता भाई। हाइड्रोलिसिस करने पे अगर 2 या 3 4 मिल रहे हैं तब मैं बोलता ना कुछ मिल रहा है, बट ये तो कुछ मिल ही नहीं रहा, यानी कि हाइड्रोलिसिस ही नहीं हो सकता। तो कांट फर्दर हाइड्रोलाइज, इसको हाइड्रोलिसिस ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इसको हम देखेंगे सबको डिटेल में। ग्लूकोज के बारे में तो पूरा डिटेल में दे रखा है आपकी बुक में, वो भी देखेंगे। फिर फ्रक्टोज को देखेंगे। ओलिगोसैकेराइड क्या होता है, तो भाई देखो मोनोसैकेराइड मतलब एक यूनिट, यानी कि एक ही यूनिट होने चाहिए, तो उसे मोनोसैकेराइड बोलते हैं। लेकिन अगर 2 से 10 मिल रहा है, मतलब मैंने उसे हाइड्रोलाइज कर दिया और मुझे 2 से 10 टुकड़े मिल रहे हैं, तो फिर मैं उसको बोलूंगा ओलिगोसैकेराइड। ओलिगो मतलब होता है फ्यू, यानी कुछ। अब हो सकता है मुझे 2 मिले, अगर मुझे 2 मिलेगा तो मैं बोलूंगा डाइसैकेराइड। अगर मैंने हाइड्रोलाइज किया मुझे 3 मिल गया तो मैं बोलूंगा ट्राइसैकेराइड। अगर मुझे 4 मिल गया तो मैं बोलूंगा टेट्रासैकेराइड। तो इन सबके एग्जांपल्स आपको लिख लिख के याद करने हैं, आप ना कॉपी लेकर के बैठो और लिख लिख के याद करो इसके एग्जाम्पल, तभी समझ आएगा। देखो ये एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाते हैं डायरेक्ट, इसलिए। तो ओलिगोसैकेराइड में अगर सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर दिया मैंने, सुक्रोज क्या था याद है, केन शुगर, तो उसका हाइड्रोलिसिस अगर मैंने कर दिया तो ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलता है। माल्टोज का कर दिया तो ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 यूनिट ग्लूकोज के मिलते हैं, ग्लूकोज जैसे 2 बंदे हम शकल मिलते हैं सेम। लैक्टोज का अगर मैंने हाइड्रोलिसिस किया, लैक्टोज क्या होता है, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है, इसे मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलेगा। अच्छा ये सब तो डाइसैकेराइड हो गए क्योंकि 2 यूनिट दे रहे हैं। बट ट्राइसैकेराइड क्या होता है, तो रेफिनोज एग्जांपल ट्राइसैकेराइड का, और टेट्रासैकेराइड का एग्जांपल स्टेकाइयोज होता है। ये सब एग्जांपल्स लिख लिख के याद करो भाई इसको, तभी काम होगा। पॉलीसैकेराइड की बात करें, अच्छा 10 यूनिट दे दिए, अगर 10 यूनिट दे दिए तो ओलिगोसैकेराइड, लेकिन 10 से ज्यादा दे रहे हैं, 10 से 10,000 के बीच में दे रहे हैं, सोच लो कितना बड़ा यूनिट होगा। तो वो सब पोली पोली यानी बहुत सारे सैकेराइड, तो बहुत सारे पॉलीसैकेराइड के रूप में आ गए वो। तो पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल कौन से, इनुलिन, स्टार्च और सेलुलोज। ये इंसुलिन नहीं लिखा है, ये इनुलिन है। अब जो मोनोसैकेराइड्स है ना उसको भी क्लासिफाई कर दिया। भाई क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन का चैप्टर है क्या, नहीं देखो ऐसा नहीं है। अब हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, देखो एक एक करके हमने क्या करा, पहले कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया अलग अलग बेसिस पे, अब उस पे मोनोसैकेराइड निकल के आया, तो मोनोसैकेराइड को भी क्लासिफाई कर रहे हैं। उसको 2 तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है, एक जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसको हम बोलेंगे एल्डोज, एक जिसमें कीटोज होगा, कीटोन ग्रुप होगा मतलब, तो उसको हम कीटोज बोलेंगे। अब जैसे एल्डोज ग्रुप कौन सा होता है पता है ना आपको, जिसके यहाँ पे लास्ट में मान लो कोई स्ट्रक्चर होगा और अगर उसमें हम CHO देख लेंगे तो हम उसे बोलेंगे वो एल्डोज है। जैसे एग्जांपल के लिए आप याद रखो, इसका एग्जांपल पता है क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज वाली बिस्किट आती है पता है, ग्लूकोज पहले बहुत प्रचार आता था ग्लूकोज का, है ना, अभी भी आता होगा। तो कीटोन ग्रुप की अगर बात करें तो कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है ना, ये बात हमें पता है, ये कीटोन है, कीटोन वाला ग्रुप है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है फ्रक्टोज, जो कि फलों में पाई जाती है, जो जितने फ्रूट शुगर है ना उन सब में फ्रक्टोज पाई जाती है। और अगर मान लो इनमें ना एटम, अब हो सकता है कार्बन एटम वेरी कर रहे हो भाई, CHO लग रहा है ठीक है, लेकिन कार्बन एटम भी तो वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसा है कि CHO और एक कार्बन यहाँ है, फिर एक कार्बन यहाँ है, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। अगर 3 कार्बन है तो ट्राई, है ना, तो ट्राइओज बोलते हैं उसको हम। और अगर उस 3 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम बोलेंगे एल्डो ट्राइओज। देखो ट्राइओज तो सब में है, बस एल्डो एल्डो जुड़ रहा है या फिर कीटो जुड़ रहा है ना, ये देखना। तो ट्राइओज 3 कार्बन होगा तो एल्डो ट्राइओज और कीटो ट्राइओज। अगर 4 कार्बन हो तो जनरल फॉर्मूला टेट्रोज, एल्डो टेट्रोज और कीटो टेट्रोज। ऐसे ही पेंटोज, एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज। ऐसे ही हेक्सोज 6 के लिए तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। और 7 के लिए हेप्टोज यूज होता है तो एल्डो हेप्टोज और कीटो हेप्टोज। तो देखना पड़ेगा ना कि वहां पे है क्या, जो हमें दिया हुआ स्ट्रक्चर उसमें कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखा जाएगा। तो मोनोसैकेराइड में हमें 2 चीजों की बात करनी है बस, एक ग्लूकोज की बात करनी है, एक फ्रक्टोज की बात करनी है। ग्लूकोज जो होता है ना वो एल्डो हेक्सोज होता है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं और एल्डिहाइड ग्रुप होता है उसमें, तो एल्डिहाइड ग्रुप यानी एल्डो और 6 कार्बन यानी हेक्सोज, तो एल्डो हेक्सोज होता है। इसको हम डेक्सट्रोज भी बोलते हैं।
तो जो ये है ना, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको मैं बनाऊं कैसे? मेरे पास दो तरीके हैं। मेरे पास एक तरीका तो ये याद करो, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, हमें मिल रहा था ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो वहां से बना लूंगा। वैसे आप चाहो तो माल्टोज का भी हाइड्रोलिसिस कर सकते हो, तो आपको 2 मोल मिल जाएगा, तब तो और बढ़िया है। लेकिन ये मेथड अगर हम देखें तो सुक्रोज से बनाएंगे तो सुक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। भाई देख लो, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं ये। तो हाइड्रोलिसिस किया वाटर से, तो इन्होंने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दिया। और स्टार्च से बना सकते हैं। स्टार्च क्या होता है, बहुत लंबी यूनिट होती है ग्लूकोज की। अब इसमें ना ये जो मेथड है इसको कॉमर्शियली बनाया जाता है, मतलब कॉमर्शियल जो फैक्ट्री में बनाया जाता है ना ग्लूकोज, वो इसी तरह से बनाते हैं। वो क्या करते हैं, स्टार्च ले लेंगे, उसमें n मोल ऑफ वाटर डाल देंगे, मतलब जितना स्टार्च का मोल है उतना ही वाटर का मोल डाल देंगे, और फिर हाइड्रोलिसिस करा देंगे। वो देखेंगे ये क्या, ग्लूकोज इतने सारे मिल गए, तो ग्लूकोज को बनाने का मेथड हो गया। अब ग्लूकोज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। अब मुझे पता कैसे चला ग्लूकोज में ये खास बात है, ये है वो है, मतलब मुझे बताया किसने आकर के कि भाई ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन है। कौन बता रहा है मुझे, ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड है, कीटोन ग्रुप क्यों नहीं है, ये सब कौन बता रहा है मेरे को आगे? तो मैंने ना क्या करा, इसकी रिएक्शंस करी। मैंने ऐसा तो नहीं जूम करा ग्लूकोज के अंदर जूम, और ग्लूकोज कह रहा है भाई इधर सुन, मेरे अंदर ना 6 कार्बन है और मेरे अंदर ना एल्डिहाइड ग्रुप है और मैंने डेक्सट्रोज हूं। उसने तो नहीं बताया, हमने तो रिएक्शंस करके देखी। तो मैंने पहले रिएक्शंस करके देखी, जिससे मुझे ये वेरीफाई हुआ कि हाँ ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम है। मैंने क्या किया पता है, मैंने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ली। देखो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ऐसे बनाई, अगर शॉर्टकट में ऐसे बनाई, बाकी मैं आगे बताऊंगा एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज में मैंने HI से रिएक्शन कराई और मैंने गर्म कर दिया, यानी कि मैं उसको रिड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैं रिड्यूस जब करना चाह रहा था ना, तो मैंने देखा यार मुझे 6 कार्बन लाइन से मिल गए, यानी कि एक लंबा सा कार्बन चेन मिल गया जिसमें कि 6 कार्बन है। 6 कार्बन, इसको ऐसे करके चेन दर्शाते हो ना IUPAC में, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 6 कार्बन की स्ट्रक्चर मिल गई, लंबी चेन। तो इसको एन हेक्सेन बोलते हैं। अब हेक्सेन में तो 6 कार्बन होते, तो मुझे पता चल गया भाई ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। इस तरह से मुझे पता चल गया। अब मुझे ये कैसे पता चला, जो ग्लूकोज है उसके ऊपर कार्बोनिल ग्रुप है, ये कैसे पता चला? तो इसके लिए मैंने क्या करा ना, ग्लूकोज को लिया। देखो मैंने CHO जो था उसका डबल बॉन्ड O और H ऐसे करके लिख दिया, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों लिखा है बताऊंगा। देखो तो कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होता है। तो इसके प्रेजेंस के लिए मैंने क्या करा, एक बार इसकी रिएक्शन कराई हाइड्रोजन साइनाइड से और एक बार कराई मैंने हाइड्रोक्सिलामाइन से। अब देखना क्या होता है, एक बड़ी कमाल की चीज होते हैं यहाँ पे होगा ये H प्लस और ये CN माइनस अलग हो जाएगा और ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो जो CN माइनस है, माइनस वाली जो चीज होती है वो प्लस के पास चली जाती है। तो ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, हाइड्रोजन और कार्बन पे अब CN आ गया है, CN आ गया, और ये जो हाइड्रोजन है ये O पे चला गया, तो ये हो गया OH, और बाकी सारी चीजें एज इट इज, क्योंकि उसको तो छेड़ा ही नहीं है हमने, तो वो ऐसा का ऐसा रह गया। अब देखो, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं, देखो हम ये रिएक्शन पहले पढ़ के आ चुके हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ के आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो भाई आई बटन पे क्लिक करके देख लो। और तो ये जो स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन की है, इसको साइनोहाइड्रिन कहते हैं। अब क्या है ना, जब मैंने इसकी हाइड्रोक्सिलामाइन से रिएक्शन कराई तो होता क्या है, देखो यहां से H2 और यहां से O निकल जाता है, यानी कि वाटर निकल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, -H2O करूंगा, वाटर निकालूंगा। वाटर निकालते क्या होगा, देखो ये NOH बचा, डायरेक्ट आकर के चिपक जाएगा इसमें। कैसे, HC डबल बॉन्ड O N डबल बॉन्ड NOH है ना, और बाकी ये तो एज इट इज रहेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर जो ये बन रही है ना, इसको मैं ऑक्साइम बोलूंगा। अब क्योंकि ये ग्लूकोज से आई है तो इसको मैं बोलूंगा ग्लूकोज ऑक्साइम। तो इससे मुझे पता चलेगा कि हाँ भाई ग्लूकोज है ना जो, उसके पास कार्बोनिल ग्रुप भी है, यानी कि। तो अब मुझे एक और चीज पता लगानी कि इस पे एल्डिहाइड ग्रुप है या नहीं। तो मैंने क्या करा, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से करा दी। जब मैंने ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो ये तो चीज सेम रही, वैसी की वैसी, यानी कि ये चीज ऐसा कैसा बना देता हूं, देखो CHOH ये बिल्कुल सेम रहा, इसको नहीं छेड़ा उसने, इसने उसको छेड़ा ही नहीं। बस ऊपर वाला जो है ना वो COOH बन गया, यानी कि ओइक एसिड आ गया वहां पे, एल्डिहाइड की जगह ओइक एसिड आ गया, और इसको मैं कहता हूँ ग्लूकोनिक एसिड। तो मुझे ब्रोमीन वाटर से जब मैंने रिएक्शंस कराई, देखो रिएक्शंस भी एग्जाम में आती है कि ऐसा करेंगे, ये रिएक्शन दे देंगे ब्रोमीन वाटर और बोलेंगे यहाँ पे क्या बनेगा बताओ। और ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट जेईई इन सब लेवल पे पूछे जाते हैं। चौथे नंबर पे मुझे ये कैसे पता चला कि इसमें 5 OH ग्रुप है। तो 5 OH किसने बताया मेरे को, भगवान ने आकर बताया? नहीं, मैंने क्या करा, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड लिए और उसकी रिएक्शंस करा दी। तो हुआ ये ना, यहाँ पे 4 OH है, यहाँ पे एक और OH है, तो 4 इधर चले गए, एक इधर चले गए, तो OH को हटा करके एसिटिक एनहाइड्राइड आ गए। तो उसने रिएक्शंस कर ली। अब वो जो आ गए तो वो ये रहे, 4 इधर है और एक ये रहा, तो 5 आ गए।
तो इसको मैं कहता हूँ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब मुझे पूरा पता चल गया कि हाँ ग्लूकोज कुछ ऐसा ऐसा दिखता होगा, मैंने ना थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि हाँ एक एल्डिहाइड ग्रुप होगा, OH होगा, ऐसे करके कार्बोनिल ग्रुप वगैरह सब अंदाजा लगा लिया मैंने। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब ना मैं सोच रहा हूँ कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी। तो मुझे पता चल गया ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे दिखने वाली है। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तीन तरह से देखा जा सकता है, एक तो लीनियर होता है और उसको फिशर प्रोजेक्शन भी किया जाता है और फिर उसका होवार्ड प्रोजेक्शन भी किया जाता है। देखो तीन तरह से स्ट्रक्चर, ज्यादातर ये ऐसा होता है ग्लूकोज जो है ना साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसके ना कुछ प्रूफ भी है कि ये साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसका प्रूफ क्या है तो उसको हम आगे देखेंगे। पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि स्ट्रक्चर है कैसे। तो देखो मैंने बोला था इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, हमने रिएक्शंस भी करी थी, तो ये रहा CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप है इसके अंदर। अब 1 2 3 4 5 OH है, ये भी दिख गए। ये सारे के सारे एविडेंस प्रूफ हो रहे हैं कि नहीं, जो हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज में वो सारा का सारा प्रूफ हो रहा है। स्ट्रक्चर इसमें सारे OH इसी तरफ है, बट जो ऊपर से जो थर्ड नंबर वाला है उसको मैंने क्या किया, मैंने इधर से इधर इधर OH था ना अगर ये, तो मैंने क्या किया इसको उंगली मारी, मैंने कहा तू उधर हो चल। तो तीसरे नंबर वाले को मैंने उधर होने के लिए बोल दिया और ऐसे सब में होने वाला है देखना। तो इसको हम बोलते हैं D प्लस ग्लूकोज। ये प्लस मतलब होता है डेक्स्ट्रो, अगर माइनस होता तो लीवो होता। डी का मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो होता है, ये बात याद रखनी है आपको। और ये लीनियर स्ट्रक्चर है। अब मान लो मैंने ऐसा किया, ये जो देखो यहाँ पे ऐसा ये प्रॉब्लम होती है कि देखो ये जो यहाँ का हाइड्रोजन होता है वो उड़ करके यहाँ आ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन अगर ये यहाँ चला गया ये OH बन जाएगा फिर तो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है भाई, लोन पेयर है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये वाला हाइड्रोजन इधर चला जाता है तो ये स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो क्या होता है अगर OH राइट हैंड साइड चला जाता है, इसके बाद दो ऑप्शन है ना, एक तो ये ऐसे भी जा सकता है, एक ये ऐसे भी जा सकता है। तो अगर ये राइट हैंड साइड यानी इस तरफ आ गया OH, अगर इस तरफ आ गया तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। और अब देखो अगर मान लो मुझे इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे एक मंत्र याद रखना है बस कि लेफ्ट वाला जो है ऊपर होगा, लेफ्ट वाला ऊपर, यानी कि ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है। तो जो भी लेफ्ट साइड में है उसको मैं ऊपर लिखूंगा, मतलब हाइड्रोजन है पहले तो पहले कार्बन पे हाइड्रोजन और फिर उसके बाद क्या है हाइड्रोजन, फिर उसके बाद इधर क्या है OH, फिर उसके बाद क्या है H, फिर उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन ये रहा। तो ये तो समझ आ गया, मतलब लेफ्ट वाला हमेशा ऊपर लेना है जो लेफ्ट वाली चीज है। तो बच गया क्या, यहाँ पे राइट वाली चीज बच गई, तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा क्योंकि इसके अपोजिट में OH है, और यहाँ पे आ जाएगा OH। तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, इसको याद रखना है, एग्जाम में बनाने के लिए कह देते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो इसका जो नाम है ये तो हॉवर्ड प्रोजेक्शन है, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर है ये हॉवर्ड प्रोजेक्शन है। इसका जो नाम है देखो ये अल्फा डी ग्लूकोज है क्योंकि जो OH है वो राइट हैंड साइड में गया है, तो इसका नाम है अल्फा डी, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ना एक ना कंपाउंड होता है पायरान करके, पायरान करके कंपाउंड होता है, तो जो पायरान करके जो कंपाउंड होता है उसका स्ट्रक्चर इसी के जैसा दिखता है, इसीलिए कहते हैं इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। अब मान लो ये जो OH है इसके पास ये भी तो ऑप्शन है कि इधर से जाए, तो अगर ये इधर से जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा OH, लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो अगर ये लेफ्ट साइड आ जाए तो इसे हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज बोलेंगे। फिर तो बीटा डी ग्लूकोज देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाए तो क्या मंत्र था कि लेफ्ट वाला हमेशा ऊपर लेना है, तो लेफ्ट वाला ऊपर यानी OH, तो OH मैंने ऊपर ले लिया, लेफ्ट वाला ऊपर लेना है, फिर हाइड्रोजन, उसके बाद फिर OH, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, उसके बाद फिर हाइड्रोजन, है ना। आप इसके ऑपोजिट में लेते जाओ, इधर OH तो इधर H, इधर H तो इधर OH, इधर H इधर OH। तो ये जो स्ट्रक्चर जो बनी है ये बीटा डी ग्लूकोज से बनी है, उससे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना है, तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूको, और पायरानोज तो लग ही जाएगा क्योंकि पायरान जैसा स्ट्रक्चर है इसमें, पायरानोज, बीटा डी ग्लूको पायरानोज कहते हैं इसको हम। तो ये इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गई, ये आपको याद रखना है। देखो आपको पता होना चाहिए कि इसकी लीनियर स्ट्रक्चर कैसे है, उससे आपको ये फिशर प्रोजेक्शन बनाना आना चाहिए, फिर उसके बाद आपको ये साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बनानी आनी चाहिए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये वाला मंत्र याद रखना कि लेफ्ट वाला ऊपर होता है। देखो अगर आपको डायरेक्ट साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए बोले तो एक मंत्र देता हूं मैं आपको, देखो क्या मंत्र है, मंत्र है नीचे नीचे ऊपर नीचे। देखो ये OH नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, नीचे नीचे ऊपर नीचे, ये याद रखना। बाकी उसमें क्या करोगे, बीटा वाले में क्या करोगे, तो उसमें आप ऐसे कर दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, जूम जूम घुमा दिया,
तो ये ऐसे हो गया देखो। तो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आप एक याद रख लो, कोई सी दूसरी वाली आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अब मैंने कहा कि जो ग्लूकोज है वो बेसिकली साइक्लिक फॉर्म में रहता है, तो सपोर्टिंग इसके एविडेंस क्या है कि भाई ऐसा क्या प्रूफ है जैसे हम आप कह सकते हो कि साइक्लिक फॉर्म में ज्यादा रहता है। तो इसकी पहली बात यह है कि एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी वो 2,4 डीएनपी टेस्ट और स्टिफ्स टेस्ट, ये टेस्ट के नाम है, ये वाले टेस्ट वो नहीं देता। तो इसकी वजह से हमने पता लगा लिया कि भाई वो जो है वो साइक्लिक में ज्यादा एग्जिस्ट करता है, क्योंकि साइक्लिक में एग्जिस्ट करता है तो सीएचओ को फ्री नहीं छोड़ता वो। और हमने देखा कि पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद NH2OH, जो हाइड्रोक्सिल अमाइन है उससे पेंटा एसीटेट वाला जो ग्रुप है वो रिएक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर देखो फ्री होता, अगर सीएचओ ग्रुप फ्री होता उस स्ट्रक्चर में तो अब आसान होता। ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म अल्फा बीटा, दे बोथ हैव डिफरेंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो अल्फा और बीटा जो फॉर्म एग्जिस्ट करे थे ग्लूकोज के, उन दोनों के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो वहां से भी ये चीज पता चल जाती है। और जो पायरान होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये देखो ग्लूकोज जैसे लगभग स्ट्रक्चर है इसका भी, जो साइक्लिक स्ट्रक्चर था ग्लूकोज का उसकी बात कर रहा हूँ। अब ये सवाल पूछा जाता है 1 मार्क का, या फिर कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में किसी भी तरह से एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि ये एनोमर्स क्या होता है। एनोमर्स ABCD का ए अक्षर शुरू में आ रहा है, ए मतलब पहले नंबर पे यानी एक, तो C1 कार्बन 1 पोजीशन पे जब डिफर होगा, जैसे कि आपने देखा था उसमें OH इधर था फिर इधर आ गया था OH, तो पोजीशन डिफर कर गई थी ना, C1 पे डिफर कर गई थी, तो उसको हम कहते हैं एनोमर्स। तो एनोमर समझ आया। और जो कार्बन जिसमें ये चीज हो रही है, जो पोजीशन OH की पहले इधर थी फिर इधर आ गया तो डिफर कर गया पोजीशन, तो वो जिस कार्बन पे ये हरकतें हो रही है, ये चीज हो रही है, उसको हम कहते हैं एनोमरिक कार्बन। दूसरे मोनोसैकेराइड की बात करें जो कि फ्रक्टोज है, तो फ्रक्टोज बेसिकली कीटोहेक्सोज है। जो वो एल्डोहेक्सोज था, ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज था, बट ये कीटोहेक्सोज है। कीटोहेक्सोज मतलब क्या, देखो ध्यान से देखना, है तो वो 6 कार्बन है, बस कीटोन ग्रुप आ गया, C डबल बॉन्ड O और इधर एक ग्रुप और इधर एक, तो कीटोन ग्रुप होता है ना ये C डबल बॉन्ड O वाला। तो ये कीटोन ग्रुप जो है इसमें 6 कार्बन तो है ही, ठीक है, इसको हम कहते हैं डी फ्रक्टोज। अब देखना यहाँ पे ये डेक्स्ट्रो मत बोलना, इसको डी मतलब डेक्स्ट्रो नहीं होता, मैंने पहले भी कहा था। आप एक चीज याद रखो कि भाई जो प्लस होता है, प्लस प्लस का मतलब होता है डेक्स्ट्रो, ऐसे मत याद करना डी मतलब डेक्स्ट्रो, ABCD के हिसाब से याद करोगे तो फंस जाओगे। और जो माइनस होता है उसका मतलब होता है लीवो, तो प्लस यानी डेक्स्ट्रो, अच्छा यहाँ पे माइनस लगा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, यानी ये लीवो रोटेटरी है। तो ये फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। अगर मान लो ऐसा हो कि होता ये, देखो इसमें भी वही सेम चीज होती है कि जो ये H है वो उधर जाके शिफ्ट होता रहता है, तो जब ये उधर जाएगा तो अगर मान लो ये इधर OH दिखेगा, ये राइट हैंड साइड दिखेगा, तो राइट हैंड साइड दिखेगा तो उसको हम बोलेंगे अल्फा डी फ्रक्टोज। ये अल्फा डी फ्रक्टोज है, जैसा ग्लूकोज में हो रहा था सेम वैसा ही हो रहा है, वो भी अल्फा ही बन रहा था, ये भी अल्फा ही बन रहा है, बस स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना, मैं बताऊंगा कहाँ पे डिफरेंस है। तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बना। अब जब मैंने इसको साइक्लिक में उतारा तो लेफ्ट वाला ऊपर वाला मैंने ट्रिक लगाया, तो वही ट्रिक लगाने के बाद ये स्ट्रक्चर ऐसी बनी। इसमें वो ट्रिक मत लगाना नीचे नीचे ऊपर नीचे वाला, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाएगी। आप इसको ना बना बना के बार बार याद कर लो, देखो OH नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर यहाँ पे OH है नहीं, तो ऐसे मतलब सोच करके बना करके देखो स्ट्रक्चर को, तभी याद होगा। तो इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं अल्फा डी, और माइनस तो आएगा ही, इसको हम कहते हैं फ्रक्टो फ्यूरानोज। फ्यूरानोज, फ्यूरानोज क्यों, क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूरान जैसी है। और फ्यूरान कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है फ्यूरान, जैसे कि वहां पे पायरानोज बोल रहे थे ग्लूकोज को, वो पायरानोज की स्ट्रक्चर से मैच करता है, पायरान की स्ट्रक्चर जैसी, जबकि यहाँ पे फ्यूरान जैसी मैच कर रहा है। इसको अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज बोलेंगे। तो बिल्कुल जैसा ग्लूकोज में हो रहा था वैसा ही सेम यहाँ भी हो रहा है, लेफ्ट वाला ऊपर, और ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने, बाकी स्ट्रक्चर अच्छे से देख लेना और बना करके चले जाना, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर बनाने को एग्जाम में पूछ ली जाए। अगला जो कार्बोहाइड्रेट है वो है डाइसैकेराइड, और इसमें सुक्रोज माल्टोज कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं। तो पहले सुक्रोज को देखते हैं। सुक्रोज की क्या खास बात है, देखो जितने भी डाइसैकेराइड होते हैं, जैसे मान लो डाइसैकेराइड क्या होता है, 2 सैकेराइड एक और एक, तो इसके बीच में ना एक ओ टाइप का एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं इसको हम। तो ये जो बॉन्ड है ये सुक्रोज में पाया जाता है, जितने भी डाइसैकेराइड है सब में पाया जाता है। तो अब ये बनता कैसे सुक्रोज, जैसे मान लो मैंने सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस किया, तो मुझे पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलना है, तो ग्लूकोज कौन सा वाला मिलता है, फ्रक्टोज कौन सा वाला मिलता है, उसके स्ट्रक्चर को हमने अब देख लिया तो और अच्छे समझ आएगा कि ये बॉन्ड कैसे बनता है। तो हमें पता है कि ये अल्फा टी ग्लूकोज है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्योंकि पॉजिटिव है,
और ये लीवोरोटेटिव क्योंकि नेगेटिव है, ये बीटा डी फ्रक्टोज है। तो इन दोनों से मिला करके इसका हाइड्रोलिसिस अगर सुक्रोज का करेंगे तो हमें ये दोनों अलग अलग यूनिट्स मिलेगी। अब होता क्या है, ये होता कैसा है एक्चुअल में, ये ना देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी OH है, तो यहाँ से ना H2O को निकाल लिया जाता है। जब यहाँ से H2O निकल जाएगा तो फिर ये कैसा दिखेगा, तो फिर सिर्फ O बचेगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये रहा O और ये ऐसा दिखेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉन्ड बना है ना इनके बीच में, देखो C1 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का C1 है जबकि फ्रक्टोज का C2 है, तो इसके बीच में जो C1 C2 के बीच में जो बॉन्ड बना है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं हम। देखो ऐसा भी कहा जाता है कि शुगर है जो डाइसैकेराइड, इकलौती ऐसी डाइसैकेराइड है भाई ये जो कि नॉन रिड्यूसिंग है। अब ये नॉन रिड्यूसिंग क्या होता है, तो नॉन रिड्यूसिंग मतलब होता है कि टॉलेंस और फैलिक सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं कर सकती। जैसे शुगर अगर हम बांटे तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, और नॉन रिड्यूसिंग में वो जो कि मतलब रिड्यूस नहीं कर सकते टॉलेंस फैलिक सॉल्यूशंस को, जैसे सुक्रोज, ये रहा एग्जांपल। रिड्यूसिंग कौन से होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब रिड्यूसिंग होते हैं। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, तो वहां पे सुक्रोज एक ऑप्शन होगा। देखो सुक्रोज के जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ ना तो मैं उस प्रोसेस को कहता हूँ इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज। इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज क्यों कहता हूँ, क्योंकि देखो ये जो सुक्रोज होता है वो +66.5 66.5 डिग्री में ये प्लस साइड में होता है। या इसका मतलब ये है कि जैसे अगर प्लेन पोलराइज लाइट इसकी तरफ आएगी तो ये उसको रोटेट कर देगा 66.5 डिग्री राइट की तरफ, प्लस यानी राइट की तरफ। जब इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है वो 52.5 होता है, और अगर फ्रक्टोज की बात करें तो -92.4 डिग्री होता है। तो ये हो गया इन्वर्ट शुगर। अब देखो जब हमने इसका इन्वर्जन करा तो हमें माइनस वाली चीज ज्यादा मिली, जबकि सुक्रोज जो था वो पॉजिटिव था। तो सुक्रोज पॉजिटिव था जबकि जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें माइनस वाला ज्यादा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें माइनस ज्यादा है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर कहा जाता है सुक्रोज को। दूसरे डाइसैकेराइड की बात करें जो कि माल्टोज है, तो इसमें ना आपको स्ट्रक्चर याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस एक बार देख के चले जाना स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, दो अल्फा डी ग्लूकोज की बनी होती है, तो हम पहले देख चुके हैं। C1 और C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। जो मैंने मेन पॉइंट लिखे है ना बस वही याद रखना, वही एमसीक्यू के फॉर्म में आता है। बाकी जो ज्यादातर क्वेश्चन बनने थे वो ग्लूकोज में से ही बन जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। रिड्यूसिंग शुगर होता है ये। अब लैक्टोज जो होता है वो भी डाइसैकेराइड है, वो दो चीजों से मिलकर बना है, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज से। मिल्क शुगर बोलते हैं इसको, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है। रिड्यूसिंग शुगर ये भी है। ये याद रखना कि डाइसैकेराइड में इकलौती नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है, सुक्रोज, जिसको केन शुगर भी कहते हैं, इन्वर्ट शुगर भी कहते हैं। अब अगर पॉलीसैकेराइड की बात करें, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, इसमें 10 से 10,000 तक यूनिट होते हैं, है ना। तो उसमें पहला एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है, स्टार्च बेसिकली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। स्टार्च जो है वो प्लांट में स्टोर होता है, और प्लांट में ये ट्यूबर, जैसे कि मान लो ट्यूबर क्या होता है, जैसे कि पोटैटो वगैरह होता है, उन सब में स्टोर होता है। और ये ना आपको राइस में, व्हीट में और मेज में मिल जाएगा स्टार्च। ये बेसिकली टू फॉर्म होते हैं इसके, जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, इसके जो स्ट्रक्चर होता है स्टार्च का, उसमें दो तरह की चीजें पाई जाती है। एक तो अमाइलोज पाया जाता है और एक अमाइलोपेक्टिन पाया जाता है उसके अंदर। तो जो अमाइलोज होता है वो 15 to 20% होता है, जबकि अमाइलोपेक्टिन बहुत सारी जगह घेरता है, वो 80 to 85% होता है। वाटर इंसॉल्युबल होता है। C1 C6 स्ट्रक्चर, और ये ब्रांच होता है, जैसे ये यहाँ पे पहला वाला कार्बन और यहाँ पे छठा वाला कार्बन, तो ये दोनों लिंक हो जाते हैं, तो इसकी वजह से ये ब्रांच हो जाता है। जिस भी चीज में ब्रांचिंग पाई जाती है उसमें C1 C6 स्ट्रक्चर पाया जाता है। और अमाइलोज की बात करें तो ये स्ट्रेट होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है, वाटर सोल्युबल होता है। अब दूसरा जो पॉलीसैकेराइड है वो है सेलुलोज। सेलुलोज जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस है प्लांट में। बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट से बना होता है, जो बीटा बॉन्ड होते हैं इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज से बना होता है, जो कि C1 C4 लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। तीसरा जो है वो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, क्योंकि एनिमल में ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करेगा, जैसे फैट वगैरह स्टोर कर लेगा, तो लिवर में और मसल्स में स्टोर करता है ग्लाइकोजन को। और अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है। अब क्या होता है ना, ग्लाइकोजन ना कभी कभी ग्लूकोज बन जाता है जब शरीर को नीड होती है ग्लूकोज, ज्यादा ग्लूकोज चाहिए हो। अब अगले बायोमोलिक्यूल्स की बात करते हैं जो कि प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होता है, ये नाइट्रोजनस बायोमोलिक्यूल होता है, मतलब ऐसा बायोमोलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन हो। और ये ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रोथ करना है, जैसे हम बोलते नहीं है कि इस बंदे ने बॉडी बना ली, तो कैसे बना ली, डब्बे खा के, मतलब प्रोटीन है उसमें, तो प्रोटीन उसने खाया, उसकी वजह से उसकी बॉडी बन गई। वैसे बॉडी तो एक्चुअल में जब बनेगी ना, जब बैलेंस डाइट हो। ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर होता है। अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होता है, देखो एक कार्बन है, अगर उससे एमिनो जुड़ा है NH2 एमिनो, और ये एसिड है, तो एमिनो एसिड, एमिनो ग्रुप जुड़ा है और एसिड जुड़ा है, तो एमिनो एसिड बोलते हैं। और हाइड्रोजन इधर है
और आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी, उसके हिसाब से डिपेंड कर जाता है। देखो सब में ये 3 ग्रुप तो रहेगा, बट आर चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से एमिनो एसिड का नाम भी चेंज होता रहेगा। देन अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ग्लाइसिन को छोड़ के सारे अल्फा एमिनो एसिड कायरल होते हैं। कायरल क्या होता है? कायरल का मतलब होता है जैसे कोई कार्बन है तो उससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हो, मान लो ए बी छोटा सी है ये और ये डी, तो 4 अलग अलग ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं कार्बन से तो उसको हम बोलेंगे कायरल कार्बन। अब देखो ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन कैसा दिखता है? ग्लाइसिन देखो ये चीज तो सेम रहेगी, देखो मैं ये चीज सेम बनाऊंगा, CH NH2 और COH, ये चीज सेम रहती है एमिनो एसिड्स में, COOH, बस मैं R की जगह H लिख दूंगा। तो अगर यहाँ पे मैं H लिख दूं तो इसको मैं ग्लाइसिन बोलता हूँ। अब देखो क्या ये कायरल है, यानी कि क्या चारों ग्रुप अलग अलग है? ये बट ये दोनों तो सेम हो गए, तो ये कायरल तो नहीं है, तो इसको हम कायरल नहीं बोलेंगे, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। बाकी इसको छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स है उसमें H नहीं होगा, यहाँ पे H नहीं होगा, कुछ और अलग अलग चीजें होगी, तो ऑटोमेटिकली 4 ग्रुप अलग हो जाएंगे, यानी कि वो कायरल हो जाएगा, तो उसको ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा। अगर एमिनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें कि भाई एमिनो एसिड्स को कैसे बांटा गया है, तो इसका पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन नेचर, नेचर कि भाई एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है। यानी कि देखो अगर देखो ये एसिडिक ग्रुप है और ये बेसिक ग्रुप है, अगर ये वाला COH वाला ग्रुप यानी कि एसिडिक ग्रुप ज्यादा हुआ तो मैं एमिनो एसिड को बोलूंगा एसिडिक, बट अगर NH2 ग्रुप ज्यादा हुआ तो मैं बेसिक बोलूंगा। लेकिन अगर दोनों इक्वल हो गए, NH2 भी जितना है, मान लो NH2 भी 5 है और COH भी 5 ग्रुप लगे हुए लगातार, तो उसको मैं बोलूंगा न्यूट्रल अमीनो एसिड। तो आपको क्या करना है, 2-4 एग्जांपल्स याद रखने हैं एसिडिक अमीनो एसिड के, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, लास्ट में एसिड आ रहा है तो फिर क्या याद करना, सिंपल सी बात है, तो एस्पार्टिक, ग्लूटामिक। बेसिक की बात करें तो लाइसिन और हिस्टिडीन, और न्यूट्रल का तीनों नाम याद रख लेना, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन। देखो आर की जगह अगर एच आ जाए तो ग्लाइसिन, जैसा कि ये रहा ना ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन ही तो है। और एलानिन क्या होता है? आर की जगह, इसकी जगह यहाँ पे अगर मैं CH3 डाल दूं, इसकी जगह अगर मैं CH3 होल ट्वाइस CH डाल दूं यहाँ पे, तो मैं वेलिन बोलूंगा उसको। एमिनो एसिड्स को मैं एक और तरह से क्लासिफाई कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये बॉडी में बन रहा है तो ठीक है, फिर तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बन रहा है ना बॉडी में, फिर क्या प्रॉब्लम है। लेकिन अगर नहीं बन रहा है बॉडी में तो हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा, यानी कि वो इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, क्योंकि बाहर से ले रहे हैं तो असेंशियल हो गया, उसको बॉडी नहीं बना पाएगी। तो असेंशियल वाले कौन से होंगे, उसको बॉडी नहीं बना पाती, उसको डाइट के थ्रू हमें लेना पड़ता है। फिर नॉन असेंशियल उल्टा हो जाएगा कि हमें उसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, बॉडी बना रही है ना भाई, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। लोग ना इसका आंसर अपोजिट करके आ जाते हैं। देखो असेंशियल वो होता है जो कि हमारे शरीर के लिए जरूरी है। अब जरूरी क्या चीज होगी जो हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाएगी, तो हमारी बॉडी असेंशियल को फॉर्म नहीं कर पाती, इसलिए हमें उसे डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। इसके जो एग्जाम्पल है वो याद कर लेते हैं। देखो मैं एक ट्रिक देता हूं आपको याद करने की। देखो इसकी ट्रिक क्या है, ये है ट्राई दिस VIP मोल। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ट्रिक पहले से पता हो, तो जिसको पता है कमेंट में बता देना मेरे को कि मेरे को पता नहीं, ठीक है, बता देना। देखो ट्राई मतलब ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन, और इसमें टी का मतलब, ये इसमें मैंने H बड़ा क्यों लिखा है अभी बताऊंगा। देखो ट्रिप्टोफैन और ये है थ्रियोनिन, और इसका मतलब है हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, और ये है वेलिन, वेलिन, और ये है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। अपनी एनसीईआरटी में चेक कर लेना, यही मिलेगा आपको जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और ये है फिनाइल एलेनिन, और ये है मिथियोनिन, और ये है आर्जिनाइन, आर्जिनाइन या आर्जिनिन भी बोलते हैं कुछ लोग, और ये है ल्यूसिन, और इस एल का मतलब है लाइसिन। तो इसको याद करने की ट्रिक, टोटल 10 होते हैं। देखो टोटल 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, टोटल 10 एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं। याद करने की ट्रिक क्या होगी, ट्राई दिस VIP मोल। तो एसेंशियल एमिनो एसिड्स को याद करने की ट्रिक क्या होगी, ट्राई दिस VIP मोल। ट्राई मतलब ट्राई ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, मिथियोनिन, आर्जिनाइन, ल्यूसिन, लाइसिन। क्या हुआ, फिर से याद करना इसको, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, हिस्टिडीन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, फिनाइलएलेनिन, मिथियोनिन, आर्जिनाइन, ल्यूसिन और लाइसिन।
तो ये सारे के सारे एसेंशियल एमिनो एसिड्स है, इसको याद कर लो आप क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमिनो एसिड्स या फिर प्रोटीन भी बोल सकते हैं, उसको क्लासिफाई करने का एक और तरीका है, मैं ना उसको शेप के बेस पे क्लासिफाई कर दूंगा। मैं ये बोलूंगा कि एक फाइब्रस होता है और एक ग्लोबुलर होता है। अगर फाइब्रस मतलब कि एक चेन जैसा स्ट्रक्चर हो ऐसे करके, जैसे देखो चेन जैसा स्ट्रक्चर हो तो इसको मैं फाइब्रस बोल दूंगा। बट अगर ग्लोबुलर यानी गोलू मोलू जैसा स्ट्रक्चर हो तो उसको मैं ग्लोबुलर प्रोटीन बोल दूंगा। तो लीनियर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये 3D स्फेरिकल होता है, एकदम 3D स्फीयर की तरह होगा। और ये इनसॉल्युबल होता है भाई, सिंपल सी बात है। देखो एग्जांपल देखो, क्रिएटिन इन हेयर्स, जो हमारे जो बाल होते हैं वो क्या पानी के अंदर घुल जाते हैं। जैसे मान लो हमने बाल भिगाया तो क्या वो बाल उसके अंदर घुल गए? नहीं, घुलते नहीं ना। तो इसीलिए फाइब्रस प्रोटीन इनसॉल्युबल इन वाटर, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके बीच में, ये होना चाहिए याद। फिर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट लीनियर होता है, बेसिकली लीनियर होता है, लीनियर से बनता है। फिर उसके बाद ग्लोबुलर प्रोटीन्स की बात करें तो 3D हो गए, सोल्यूबल हो गया वाटर में। क्यों? जैसे कि हीमोग्लोबिन इन ब्लड, तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है, ब्लड जो है वो पानी में घुल जाता है, खून पानी में घुल जाता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो 3D शेप, सोल्यूबल इन वाटर, फोल्ड होता है, गिव 3D शेप और क्लोज लिंक प्रोडक्ट होते हैं। बेस्ड अपॉन हाइड्रोलिसिस अगर देखें कि हाइड्रोलिसिस के बेस पे भी प्रोटीन्स को बांटा जा सकता है। जैसे सिंपल प्रोटीन, अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे सिर्फ एमिनो एसिड्स मिलेंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, तो वो हो गया सिंपल प्रोटीन। एग्जाम्पल क्या है इसका? एल्बुमिन और क्रिएटिन। एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं सबके जो भी मैं बता रहा हूँ। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कौन से होते हैं? देखो प्रोटीन तो होगा इसके अंदर, लेकिन कुछ ऐसा पार्ट भी होगा जो कि नॉन प्रोटीन होगा। उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप कहा जाता है उसको। तो एग्जाम्पल क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। अब देखो न्यूक्लिक एसिड है, उसमें मैं प्रोटीन डाल दूं तो मैं उसको न्यूक्लियोप्रोटीन बोलूंगा। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइको मतलब होता है शुगर, अगर मैं शुगर में प्रोटीन डाल दूं तो ग्लाइकोप्रोटीन बोलूंगा। लाइपोप्रोटीन, मैं लिपिड में प्रोटीन डाल दूं तो लाइपोप्रोटीन बोलूंगा। फॉस्फोप्रोटीन, जब फॉस्फेट ग्रुप जो होता है उसमें मैं प्रोटीन डाल दूं तो फॉस्फोप्रोटीन बोलूंगा। क्रोमोप्रोटीन, जैसे फेरस या फिर कॉपर अगर मैं ले लूं तो हीमोसाइनिन जैसा एक पिगमेंट होता है, उसे क्रोमोप्रोटीन कहते हैं। डेराइव्ड प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन कौन से होते हैं? जैसे हाइड्रोलिसिस जब मैं कर रहा हूं ना तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यानी मैंने पूरा हाइड्रोलिसिस नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास कोई एक बड़ा सा कोई प्रोटीन है ए, तो उसका मैंने हाइड्रोलिसिस किया, मुझे मिला बी, फिर किया, फिर मिला सी, फिर मिला डी, फिर लास्ट में मेरे को जाकर के ई मिला। तो मुझे लास्ट में ई मिला, बीच में जो स्ट्रक्चर मिल रहे हैं ना, यानी कि ये बीच के जो हाइड्रोलिसिस के जो स्ट्रक्चर है, इस बीच वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डेराइव्ड प्रोटीन। प्रोडक्ट ऑफ पार्शियल हाइड्रोलिसिस होते हैं। एग्जांपल क्या है इसके? प्रोटीएजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। ये सब एग्जांपल्स आपको सारे याद रखने हैं। एक ना टर्म्स आता है बार बार, ज्यूटरायन। ज्यूटरायन क्या होता है? जैसे मान लो अगर मेरे पास अल्फा अमीनो एसिड है, ये अल्फा अमीनो एसिड है, ये अमाइन ग्रुप और ये एसिड, तो ये अल्फा अमीनो एसिड है, अल्फा अमीनो एसिड। अब इसमें होगा क्या ना, जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो इसमें ना देखो यहाँ से H प्लस अलग हो जाएगा और माइनस अलग हो गया ये, तो ये जो H प्लस है ये यहाँ चला जाएगा, यानी कि प्रोटोन का माइग्रेशन हो जाएगा। तो क्या होगा इसमें? माइग्रेशन ऑफ प्रोटोन। माइग्रेशन होगा किसका? H प्लस यानी प्रोटोन होता है ना, तो माइग्रेशन हो रहा है प्रोटोन का। अगर ये यहाँ चला गया तो हमें कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा? हमें ऐसा कुछ मिलेगा, RCO माइनस, और ये हो जाएगा NH3 प्लस, और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इसमें प्लस और माइनस दोनों है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों है, तो इसमें डाइपोल है, डाइपोल क्रिएट हो गया। देखो प्लस और माइनस, तो इस वाले जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ज्यूटरायन, इसको हम कहते हैं ज्यूटरायन। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है कि इस ज्यूटरायन को मैं एसिडिक मीडियम में डाल दूं, एसिडिक मीडियम में डाल दूं या फिर बेसिक मीडियम में डाल दूं, दो ऑप्शन है मेरे पास। तो देखो अगर मान लो मैंने इसको एसिडिक मीडियम में डाला तब क्या होने वाला है? तो H प्लस जो है इसके पास आ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, RCNH3 पॉजिटिव, और ये COOH हो जाएगा और ये H। फिर उसके बाद अगर मैंने इसमें डाला तो क्या होगा? बेसिक मीडियम में डाला तो क्या होगा? तो OH जो है वो इधर आ जाएगा और ये बोलेगा भाई तू H प्लस इधर दे दे अपना, तो H प्लस और OH निकल के ये माइनस वाटर हो जाएगा, माइनस H2 हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा NH2 अकेला। तो ये कैसा दिखेगा? RCNH2, यहाँ से H प्लस निकल गया ना, और H प्लस निकल के OH के साथ चला गया, तो H प्लस और OH वाटर हो गया, और वाटर को मैंने निकाल दिया। तो ये यहाँ पे ऐसा कैसे दिखेगा? COO माइनस और ये दिखेगा H। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? देखो ये एसिडिक मीडियम में है, ये एसिडिक मीडियम में है, और ये बेसिक मीडियम में है। तो जो ज्यूटरायन होता है, ज्यूटरायन तो ये तो न्यूट्रल है, ये तो न्यूट्रल मीडियम है,
बट अगर इसको मैं एसिडिक मीडियम में डाल दूं तो क्या होने वाला है, जो हमें जो आयन मिलेगा ज्यूट्रायन, अब वो ज्यूट्रायन नहीं है, अब वहां पे मुझे कैटायन मिलेगा क्योंकि इसमें प्लस है ना, तो अब मुझे कैटायन मिलेगा। तो ये भी याद रखना, पूछा जाता है कि एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिलता है, तो कैटायन मिलता है। और बेसिक मीडियम में क्या मिलता है, एनायन मिलता है हमें बेसिक मीडियम में। अगला टर्म है पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है, जब मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे हाइड्रोलिसिस कोई भी चीज अगर मैं हाइड्रोलिसिस करूं और मुझे दो या दो से ज्यादा एमिनो एसिड मिल जाए तो उस स्ट्रक्चर को मैं पेप्टाइड बोलता हूं। तो इसमें देखो, अगर दो मिलेगा तो डाइपेप्टाइड बोलूंगा, तीन मिलेगा तो ट्राइपेप्टाइड, चार मिलेगा तो टेट्रापेप्टाइड, उससे ज्यादा मिलेंगे तो पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा। तो पॉलीपेप्टाइड होता क्या है, देखो एक एमिनो एसिड ये रहा और एक एमिनो एसिड ये रहा, तो ऐसी और भी आगे आगे बहुत सारे एमिनो एसिड होंगे, हम सिर्फ डाइपेप्टाइड का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें दो है। तो ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। अब देखो इसकी स्ट्रक्चर को देखो, ग्लाइसिन ऐसा दिखता है NH2COH HH, ये है NH2COH और CH3 इसमें आ जाता है एलानिन में, है ना। R की जगह CH3 आ जाता है, जबकि इसमें R की जगह H है। देखो ये H है और ये CH3 है, R की जगह बस यही चेंज हुआ। अब देखना होने क्या वाला है यहाँ पे ना एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो कौन सा बॉन्ड है। तो यहाँ पे होगा ये कि OH ये रहा और यहाँ पे NH2 मतलब एक और H होगा यहाँ पे। तो क्या होने वाला है, यहाँ से H OH ये रहा और H ये रहा, तो इसको निकाल लेंगे, यानी कि H2O को निकाल लेंगे, माइनस H2O कर लेंगे। तो अब ये कैसा दिखेगा, अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो H2N प्लस, इसको मैं एक साथ लिख दूं CH2, एक साथ लिख सकता हूँ CH2, और ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और इसमें इधर क्या है, इधर क्या बचा, इधर बचा N और H ऊपर आ गया और CH3 COOH, और नीचे क्या है, नीचे हाइड्रोजन है। ये ग्लाइसिन वाला पार्ट था और ये एलानिन वाला पार्ट था। तो ग्लाइसिन का तीन वर्ड ग्लाई और एलानिन का तीन लेटर एला, ये ले लेंगे हम, तो इसको हम कहेंगे ग्लाई एला। इसका नाम क्या है, ग्लाइएला, ये एक डाइपेप्टाइड है। अब देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना है ना CONH बॉन्ड, ये CONH बॉन्ड जो होता है, CONH बॉन्ड जो होता है, इस बॉन्ड को ही हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो अगर सवाल आए एग्जाम में कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स यानी पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं और पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन्स जो होते हैं पॉलीपेप्टाइड, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बोलोगे पेप्टाइड बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर पूछ ले बॉन्ड की तो CONH। और अगर उसकी बात करें जो वो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसमें कौन से बॉन्ड होते हैं, या फिर कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके बीच कौन से बॉन्ड होते हैं, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो कि सिर्फ O होता है उसमें। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऐसा होता है कि नहीं, सिर्फ O होता है उसमें, तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। जबकि CONH बॉन्ड वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। अब थोड़ी सी इंसुलिन की बात कर ले, तो इंसुलिन ना पॉलीपेप्टाइड होता है, इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं। बस यही चीज आपको इंसुलिन के बारे में याद रखनी है कि वो पॉलीपेप्टाइड विद 51 एमिनो एसिड्स है इंसुलिन। इनुलिन नहीं कह रहा, इनुलिन कार्बोहाइड्रेट था, जबकि इंसुलिन प्रोटीन होता है। इंसुलिन प्रोटीन होता है। देखो डायबिटीज के जो मरीज होते हैं उन्हें इंसुलिन दी जाती है, तो इस तरह से याद रखो उन्हें प्रोटीन दी जाती है। और उनको ना कभी भी ऐसा नहीं कि खिला दिया जाता है मुंह से कि लो खा लो, नहीं, उनको इंजेक्शन दी जाती है क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगा तो डायरेक्ट सीधा, इसीलिए बस आप इतनी सी बात याद रखो, फालतू नहीं। इंसुलिन जो होता है वो प्रोटीन होता है जिसमें 51 एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4 लेवल पे पाया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टरी। जैसे कि देखो प्राइमरी जो होता है सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, वो ऐसा होता है, जैसे मान लो मैंने ऐसे करके बनाया हेलिक्स, थोड़ा थोड़ा ऐसे करके, मतलब ये सिंपल है, नॉर्मल है, सीक्वेंस है और कुछ नहीं है। तो ये हो गया प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मान लो मैंने थोड़ा और इसको ऐसे कर दिया, मतलब थोड़ा भयंकर टाइप में घुमा के कर दिया ऐसे, तो ये सेकेंडरी हो गया। अगर मैं फर्दर इसकी फोल्डिंग कर दूं, इसकी और फोल्डिंग कर दूं, अगर मैं इसकी और फोल्डिंग कर दूं तो मैं इसको टर्सरी बोलूंगा। लेकिन अगर मैंने क्वार्टरनरी में क्या करूंगा, स्पेशल अरेंजमेंट होता है, यानी 3D शेप ये गेन कर लेता है थोड़ा अच्छे से, डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह भी पाया जाता है इसमें। तो हम कैसे भी बना लेते हैं, देखो इसको कैसे भी बन जाता है ये, तो ये 3D शेप हो जाता है इस प्रोटीन का। ये हो गया क्वार्टरनरी, ये क्वार्टरनरी वाला स्ट्रक्चर है, ये टर्सरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला है और ये प्राइमरी वाला है। जो सेकेंडरी वाला स्ट्रक्चर होता है ना, वो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड के रूप में पाया जाता है। अल्फा हेलिक्स ऐसा ऐसा होता है और बीटा प्लेटेड ऐसा होता है, प्लेट की तरह, प्लेट एकदम प्लेट, कागज पे कागज, मुड़ा हुआ कागज के ऊपर एक मुड़ा हुआ कागज रख दोगे वैसा दिखता है बीटा प्लेटेड।
अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये होता क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है इससे कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से कौन सा स्ट्रक्चर खराब नहीं होता। तो भाई एमिनो एसिड अगर सीक्वेंस सीधा लगा हुआ है, सीधी लाइन है एकदम, अगर सीधी लाइन है तो उसको और कितना ही मोड़ लोगे, कितना ही खराब कर लोगे, नहीं कर पाओगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो होता है वो खराब नहीं होता डीनेचुरेशन का। डीनेचुरेशन मतलब ये होता है ना कि प्रोटीन की जो नेचुरल फॉर्म है उसको डी कर देना, यानी उसको रिमूव कर देना, उसको लोस्ट कर देना, उसको हटा देना, उसको डीनेचुरेशन कहते हैं। तो देखो सेकेंडरी वाला बहुत ज्यादा फोल्डेड है और टर्सरी वाला भी, तो उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, उसको बहुत प्रॉब्लम होगी। जबकि जो प्राइमरी उसको और कितना ही खोलोगे इससे ज्यादा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होती, इसमें फिजिकल फॉर्म तो अफेक्ट हो रही है, लेकिन अगर आप केमिकल रिएक्शंस वगैरह कराओगे तो भाई केमिकली कोई चेंज हो रहा है नहीं ना, तो केमिकल तो सेम रहने वाला है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी सेम रहती है बट फिजिकली ये चेंज हो जाता है। अब एंजाइम्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स क्या होता है, बेसिकली ये बायो कैटलिस्ट होता है। अगर आपको कैटलिस्ट पता है, कैटलिस्ट क्या होता है, जो रिएक्शंस जो होती है उसको फास्ट कर देता है, स्पीड बढ़ा देता है रिएक्शंस की। यानी देखो कैसे बढ़ाता है स्पीड को, वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। जैसे मान लो अगर कोई रिएक्शन हो रही है, ये एनर्जी है, अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ, एनर्जी, ये एनर्जी है और ये रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है, इसका अगर मैं ग्राफ बना रहा हूँ तो देखो ये रिएक्शंस ऐसे हो रही है, तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, तो इसको मैक्सिमम इस पीक पे जाना पड़ा, तो इस मैक्सिमम पीक को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। बट जब कैटलिस्ट होता है या फिर एंजाइम यानी बायो कैटलिस्ट होते हैं तो क्या होता है, इसको ना ये क्या करता है, यहाँ से एक शॉर्टकट मार लेता है, तो ये यहीं पे रह गया, यानी इसने एक शॉर्टकट मार लिया, शॉर्टकट मार लिया यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, जिससे कि ये रिएक्शंस को फास्ट कर देता है। तो बायो कैटलिस्ट इस तरह से काम करता है। और एक चीज याद रखनी है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सारे के सारे गोलू मोलू होते हैं, मतलब सारे एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी क्या होती है एंजाइम की, भाई इसकी इफेक्टिवनेस बहुत हाई होती है, यानी अगर इसको डाल दिया ना रिएक्शन में तो इतनी फास्ट रिएक्शन कर देगा, सालों की रिएक्शन मिनटों में भी कर देगा ये। और अगर हम बात करें कि ये वर्क कब करता है, तो ये फिक्स टेम्परेचर पे वर्क करता है। जैसे हमारी बॉडी की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस और pH 7 पे ये इफेक्टिवली वर्क करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे या घटा दोगे तो भाई एंजाइम में प्रॉब्लम्स आएगी। इसलिए देखा होगा आपने, जैसे मान लो एकदम से गर्मी आ गई या एकदम से ठंड का मौसम आ गया तो एंजाइम्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं जल्दी से। तो एंजाइम्स फिक्स टेम्परेचर पे काम करते हैं। फिर ये ना स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। स्पेसिफिक नेचर मतलब क्या, यानी कि जो एक रिएक्शन है पर्टिकुलर, जैसे मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो कोई रिएक्शन ए से बी हो रही है तो उसके लिए जो एंजाइम चाहिए उसका नाम है 1, जबकि एक रिएक्शन है सी से डी तो उसके लिए एंजाइम का नाम है 2 जो चाहिए एंजाइम, यानी कि बायोकैटलिस्ट जो चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये वाले जो 2 एंजाइम है वो इसको दे दो और 1 इसको दे दो और रिएक्शन हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो हर एक रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होती है कि भाई जैसे डाइजेशन करना है तो डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम चाहिए, ऐसा तो नहीं कुछ और एंजाइम दे दोगे अलग से अपनी तरफ से कोई केमिकल डाल देगी, भी तो एंजाइम है, नहीं होगी फिर रिएक्शंस, ऐसे नहीं होती। तो एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, स्पेसिफिक इन नेचर। विटामिन की अगर बात करें तो विटामिन 2 तरह के होते हैं। पहले तो ये समझते हैं विटामिन होता क्या, तो भाई विटामिन जो है वो हमारे बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए होता है, वो हमारे शरीर नहीं बनाता है, हमें चाहिए बाहर से। लेकिन अगर वो कम हो गया ना तो भाई फिर बहुत सारी बीमारी होने लग जाती है, थोड़ी सी भी कमी हो गई तो बीमारी होनी शुरू हो जाएगी। अब 2 तरह के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल जो होता है वो होता है ADEK, इसकी ट्रिक है अडैक। तो जो अडैक होता है फैट सोल्यूबल होता है वो। और बच गया क्या यहाँ पे, यहाँ पे क्या बच गया, बी और सी। अब जितने भी बी टाइप के B1 B2 B6 B12 सारे के सारे वाटर सोल्यूबल में ही आ गए। तो वाटर सोल्यूबल होता है। फैट सोल्यूबल के अब इसको ना हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है बेसिकली, क्योंकि फैट सोल्यूबल है, वाटर के थ्रू, यूरिन के थ्रू तो बाहर आएगा नहीं। बाकी जो बी और सी है वो यूरिन के थ्रू बाहर भी आ जाता है। देन उसके बाद अगर डेफिशिएंसी डिसीज की बात करें तो देखो आपको ना ये याद रखना है कि जो विटामिन है उसका दूसरा नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। जैसे विटामिन ए को हम रेटिनॉल या जेरेप्थोल कहते हैं, ऐसे करके आपको नाम याद रखना है और उसकी डेफिशिएंसी डिसीज याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में डायरेक्ट आ सकती है। तो विटामिन ए है उसको कहते हैं रेटिनॉल या जेरेप्थोल, उसकी कमी से जेरोप्थेल्मिया होता है। जेरोप्थेल्मिया मतलब कोर्निया जो होता है ना वो हार्ड हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस होता है। B1 यानी थायामाइन, देखो B1 में 1 आ रहा है और थायामाइन में आई आ रहा है, तो थायामाइन बेरी बेरी, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है। B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं, इससे काइलोसिस होता है, फिशरिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ माउथ, जो माउथ के जो कॉर्नर होता है उससे फिशरिंग हो जाती है। B6 जो होता है वो पायरिडॉक्सिन होता है, इससे कन्वर्जन होता है। B12 जो होता है वो साइनोकोबालामाइन होता है उसका नाम, परनीशियस एनीमिया यानी कि उसमें आरबीसी की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। विटामिन सी जो है एस्कॉर्बिक एसिड, बाकी आपको सोर्स तो पता है कि जैसे विटामिन सी है वो खट्टी चीजों में पाया जाता है,
स्कर्वी होता है, स्कर्वी मतलब समझते हैं ब्लीडिंग गम्स, तो वो एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। विटामिन डी जो है कैल्सीफेरल होता है, उसकी कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर सुंदर होना है ना भाई, किसी को भी मान लो अपने साथ वाले को सुंदर करना है, या फिर जैसे उसकी शक्ल खराब लग रही है तो उसको भी विटामिन ही लगा दो, है ना। ब्यूटी विटामिन है। मस्कुलर वीकनेस, विटामिन के जो है उसको फाइलोक्विनोन कहते हैं, ब्लड क्लोटिंग को स्लो कर देता है। जैसे जब ब्लड क्लोटिंग होती है, जैसे मान लो चोट लग गई, तो अब अगर विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लोटिंग बहुत स्लो होने वाली है उस केस में। तो आपको सारे के सारे विटामिन के जितने भी डिसीजेस है, डेफिशिएंसी डिसीज, सब याद रखना है आपको। अब सबसे लास्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके बारे में ना आपने बायोलॉजी में और डिटेल में पढ़ रखा है। पहली बात तो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है, अगर आएगा भी तो बड़ा आसान आसान क्वेश्चन आएगा जो मैं आपको बता दूंगा। देखो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता ही है, पहले से 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10 छोड़ो 9th से पढ़ते आ रहे हैं। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो देखो अब इसको समझते हैं। जैसे इसमें क्या होता है ना, ये पेंटोस शुगर है, तो पेंटोस शुगर के स्ट्रक्चर में देखना, राइबोज में क्या होता है, यहाँ पे OH होता है, दूसरे वाले कार्बन, ये 1 है ये 2 है, तो 2 वाले जो कार्बन होता है उसमें OH होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से एक O को हटा दूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो अगर ये ऐसा दिखेगा तो ऑक्सी को मैंने डी कर दिया, यानी ऑक्सीजन डी कर दिया, यानी डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया। तो ये पेंटोस शुगर है। डीएनए डबल हेलिकल होता है जबकि आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है जबकि आरएनए साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। ये हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। हेरिडिटी यानी एक इंफॉर्मेशन को, जैसे हमारे जनरेशन की इंफॉर्मेशन अगले जनरेशन में पहुंचाना, जैसे बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, कैसे दिखते हैं, जो भी जीन के एक्सप्रेशन है सबको आगे पहुंचाना जनरेशन में, उसे हेरिडिटी कहते हैं। जबकि आरएनए जो है वो कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। अच्छा, डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये क्या है, ये नाइट्रोजन बेस है, पाया जाता है। जबकि आरएनए में थाइमिन, देखो आरएनए में क्या होता है, इसमें थाइमिन है डीएनए में, जबकि आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो थाइमिन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब दो टर्म्स आते हैं, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। तो अगर मान लो मेरे पास पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर ऐसी होती है, मान लो मैंने रफ बनाया, ये पेंटोस शुगर है। तो पेंटोस शुगर में क्या होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन बेस आकर के जुड़ता है। अगर पेंटोस शुगर में नाइट्रोजन बेस आके जुड़ता है तो पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। लेकिन अगर मान लो मेरे पास पेंटोस शुगर है और नाइट्रोजन बेस्ड है, यानी कि ये न्यूक्लियोसाइड है, बिल्कुल देखो ऐसा ही है, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड है, मैंने क्या किया, मैं फॉस्फेट ग्रुप लेके आ गया, फॉस्फेट ग्रुप PO4, फॉस्फेट ग्रुप अगर मैं लेके आ गया तो अब मैं इसको बोलूंगा न्यूक्लियोटाइड। तो अगर फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, न्यूक्लियोसाइड मतलब नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर, अगर उसमें मैं फॉस्फेट को ऐड कर दूं तो मैं उसको न्यूक्लियोटाइड बोलूंगा। अब डीएनए दिखता कैसा, देखो ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो इसमें सब जगह ऐसे होगा, तो इसमें होता यह है कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डबल हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है। एडेनिन थाइमिन के बीच में डबल और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये ट्रिपल बॉन्डिंग होती है इसके बीच में। तो डीएनए और आरएनए बीच के डिफरेंस को याद रखना, और जितने भी चीजें मैंने बताई न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसको याद रखना। ऐसे आ जाएगा कि न्यूक्लियोसाइड में कौन कौन सी चीजें होती है, तो उसमें ऑप्शंस होगा मान लो नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर, और कोई एक ऑप्शन नहीं होगा, मतलब किसी भी तरह से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, वो उनकी मर्जी है। तो अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है, खत्म कर लिया इस चैप्टर को हमने। अब आपको क्या करना है ना, इस चैप्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गूगल पे जाओ भाई, सर्च करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसके जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपको लगाने हैं और प्रैक्टिस करना है उसका। बट अगर आपको केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेके आना है तो सिर्फ इस चैप्टर से तो काम होने नहीं वाला। तो अगर आपको बाकी के चैप्टर्स भी देखने तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और जाके और लेक्चर्स देखो। बहुत मेहनत करके बनाया मैंने आप सभी के लिए, ताकि आप देखें लास्ट टाइम में और रिवाइज कर ले, एक एक डेढ़ घंटे के अंदर सभी एक एक चैप्टर को आप रिवाइज कर ले। बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाली ये चीज। थैंक यू वेरी मच।